नमस्कार साथियों, आपके सामने फिर से मैं एक बार साइंस की क्लास लेकर के आया हूँ। और आपने इससे पहले जो वीडियो देखा था जेनेटिक्स आनुवांशिकी का, उसी का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। और पहले वीडियो में हमने इसके बारे में ये पढ़ा था कि आनुवांशिकी क्या है और इसके संबंध में क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं, वो सारे फैक्ट हमने पढ़े थे। और इसके बाद हमने मेंडलवाद को भी पढ़ा, मेंडल का जीवन परिचय देखा। और उसके आगे तक हमने 1900 तक के बारे में पढ़ लिया था कि 3 वैज्ञानिक आए और उन्होंने वापस से मेंडलवाद की पुनः खोज की। और उसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और देखना चाहते हैं कि मेंडल द्वारा जो प्रयोग किए गए थे वो किस प्रकार से प्रयोग किए गए, किस प्रकार से उसने जो पौधे का चुनाव किया था, उद्यान मटर का, पाइसम सैटिवम का। और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम, क्योंकि जो मेंडल था मेंडल ने जो उद्यान मटर का पौधा चुना, कौन सा चुना? उद्यान मटर, पाइसम सैटिवम। उद्यान मटर, पाइसम सैटिवम का पौधा चुना और वही उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण रहा। तो इसी को क्रम में देखते हुए कि सबसे पहले उसने जो चुना उद्यान मटर, यानी कि मटर का पौधा चुना, जो उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण हुआ। दूसरी सफलता का कारण क्या था कि जो उद्यान मटर का जो पौधा है उसके अंतर्गत क्या किया जा सकता है? स्वपरागण व परपरागण। स्वपरागण और परपरागण की प्रक्रियाएं आसानी से की जा सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पुष्प होता है उस पुष्प के अंदर के सारे जो भी भाग हैं वह सारे के सारे भाग क्या हैं, हमें आसानी से दिखाई दे सकते हैं। देखिए, पुष्प की संरचना को हम समझेंगे तभी जाकर के हम स्वपरागण और परपरागण को समझ पाएंगे। इनको समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम पुष्प की संरचना को नहीं जानते हैं, उसके बारे में यदि हम नहीं पहचान पाएंगे तो हम कैसे पता चलेगा कि स्वपरागण कैसे करवाया मेंडल ने और किस प्रकार से परपरागण करवाया। तो ये ध्यान से आपको समझना है कि जो मेंडल ने प्रयोग किए थे, और एक न तो उसके पास में कोई बड़ी लैब थी, और वह एक उद्यान के अंतर्गत चर्च का पादरी था, तो उसने चर्च के आसपास के खेती वाली ज़मीन के अंदर ही मटर के पौधे उगाए और वहीं पर उसने क्या किया, मुख्य रूप से अपने सारे प्रयोग किए। जो मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ आप इसको समझने का प्रयास करना। यहाँ पे ये सबसे पहले नीचे क्या होता है, ये तो क्या होता है, वृंत, जो टहनी वाला जो भाग होता है इसे क्या बोलते हैं? वृंत बोलते हैं। तो ये वाला भाग कौन सा हो गया? पुष्प वृंत। इसके बाद में ये वाला पुष्पासन, जहाँ से पुष्प के सारे भाग जुड़े हुए होते हैं उसे क्या बोलते हैं? पुष्पासन। यहाँ पर क्या होते हैं, अंदर की तरफ जहाँ बीज बनते हैं वह क्या होते हैं? अंडाणु। इसके बाद में ये वाला जो भाग है इसे हम क्या बोलेंगे? अंडाशय। ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र, ये क्या है? वर्तिका। इसी के साइड में आपने किसी पौधे के पास में यदि छोटी छोटी पत्तियां देखी होगी हरे रंग की, ये हरे रंग की पत्तियां क्या होती हैं? बाह्य दलपुंज। इसके बाद में यहाँ आपको पीले रंग के कुछ एक संरचनाएं नजर आएगी इस प्रकार से। इन संरचनाओं को देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लगे हुए रहेंगे। ध्यान से आपको समझना है, देखना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्वपरागण और परपरागण को। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम इसको नहीं समझ पाएंगे तो मेंडल के प्रयोगों को कैसे समझ पाएंगे। तो ध्यान से हमें देखना है। यहाँ पर ये क्या बनाया मैंने, यहाँ जो ये होते हैं ये क्या होते हैं? पूरे के पूरे पुकेसर। पूरा भाग पुकेसर वाला कहलाता है। यहाँ पर पराग कण रहते हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे? पराग कोश बोलेंगे, जहाँ पर पराग कण रहेंगे। आपको जो पुष्प के अंतर्गत कलरफुल पत्तियां नजर आती हैं, वह कलरफुल पत्तियां जो होती हैं उन कलरफुल पत्तियों को हम क्या बोलेंगे? दलपुंज। अब ये पुकेसर वाला भाग, ये ध्यान रखना है, पुकेसर वाला जो ये भाग है, ये भाग कौन सा होता है? नर वाला भाग होता है। पुष्प के अंदर
नर वाला भाग क्या होगा, पुंकेसर। यहाँ पर वर्तिका, अंडाणु और अंडाशय, ये सारे भाग मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, स्त्री केसर का निर्माण करेंगे। यानी कि पुष्प के अंदर स्त्री वाला भाग कौन सा हुआ, स्त्री केसर। नर वाला भाग कौन सा हुआ, यानी पुरुष वाला भाग कौन सा हुआ, पुंकेसर। जब किसी भी पुष्प के अंदर ये दोनों हो, यानी पुंकेसर और स्त्री केसर यदि दोनों रहेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, उभयलिंगी पुष्प। क्या बोलेंगे, उभयलिंगी पुष्प। ये कैसा पुष्प है, उभयलिंगी पुष्प है, जहां पर पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों हैं। जब कभी भी यहां से पराग कण यहां तक पहुंच जाएंगे और एक पराग नली का निर्माण करके इसको निषेचित कर लेंगे, तब ये क्या कहलाएगा, द्विलिंगी पुष्प के अंदर क्या हो रहा है, स्वपरागण हो रहा है। अब हम देखेंगे, क्योंकि मेंडल ने स्वपरागण भी करवाया और परपरागण भी करवाया। जब किसी भी अन्य पौधे के गुण दूसरे पौधे में डालने होते थे, तब क्या करता, मेंडल यहाँ से पराग कोशों को पहले ही हटा देता, किसी और पुष्प के ऊपर जो ये पराग कोश थे, इसके अंदर जो पराग कण थे, क्या थे, पराग कण, इन पराग कणों को वो इसके ऊपर छिड़क देता। तो ये क्या हो जाता, परपरागण हो जाता। यानी कि अब इस पुष्प के अंदर जो बीज बनेगा वह बीज दो लक्षणों वाला होगा, एक तो परपरागण द्वारा तैयार किया गया और एक जो स्वपरागण से जो अपने आप गुणों को आगे वंशानुगत करेगा वो। तो बिल्कुल साधारण सी विधि उसने अपनाई थी, लेकिन उस समय के वैज्ञानिक इसको अभी भी समझने में अक्षम थे, पूर्ण रूप से समझ ही नहीं पाए। अब छोटी सी और प्रक्रिया देख लेते हैं, इसके बारे में बना ही दिया है डायग्राम, तो समझ ले। यहाँ अंडाशय से, जो अंडाशय वाला भाग है, इससे क्या बनता है, फल का निर्माण बनता है। जो अंडाणु होते हैं, अंडाणु से क्या बनता है, बीज बनता है। ध्यान रखना है, कभी भी परीक्षा में पूछ ले कि पुष्प के किस भाग से फल का निर्माण होता है, तो अंडाशय से। पुष्प के किस भाग से बीज का निर्माण होता है, तो अंडाणु वाले भाग से बीज बनते हैं। तो ये प्रक्रिया थोड़ी सी ध्यान रखना, आपको समझ में आ गया होगा। स्वपरागण, एक ही पुष्प के पुंकेसर और स्त्री केसर वाला भाग मिलकर के निषेचन होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, स्वपरागण। जब अलग अलग पुष्प के एक के परागण और दूसरे के स्त्री केसर वाले भाग को यदि लिया जाकर के संकरण करवाया जाए, तो वह क्या कहलाता है, परपरागण कहलाता है। तो मेंडल के लिए बहुत अच्छा था कि उसने आराम से स्वपरागण और परपरागण की प्रक्रिया वह आराम से करवा सकता था। तो ये उसके लिए बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि मटर के पौधे के अंदर ये बाह्य रूप से आराम से दिखाई दे सकते हैं। अब आगे उसने क्या किया, मटर का जो पौधा चुना, वह पौधा कैसा होता है, मुख्य रूप से देखा जाए तो वह 1 वर्षीय, यानी कि 1 वर्ष के अंदर उसकी 3 से 4 पीढ़ियां आराम से उगाई जा सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर वातावरण अनुकूलित था और इसके कारण से वह पूर्ण रूप से इस पौधे को आराम से 3 से 4 पीढ़ियां उगा करके इसके ऊपर संकरण कर सकता था। और पौधे का आकार कैसा था, छोटा था। पौधे का आकार कैसा था, छोटा आकार होने के कारण वह आराम से उस पौधे के ऊपर अपने प्रयोग कर सकता था। तो इस प्रकार से उसने पौधे के सारे गुणों में से महत्वपूर्ण गुण लिए। कितने जोड़ी लिए, तो ध्यान रखना है, ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा 34 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को खोजा। कितने लक्षणों को खोजा, यदि पूछा जाए कि मेंडल द्वारा कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को खोजा, तो आपको ध्यान रखना है 34 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को खोजा। इसमें से मेंडल ने 34 जोड़ी में से कितने जोड़ी, 7 जोड़ी लक्षण, यही विपर्यासी लक्षण, 7 जोड़ी लक्षणों के ऊपर उसने क्या किया, प्रयोग किया। और अभी जो लेटेस्ट में कभी कभार पूछा जाता है कि 7 जोड़ी लक्षणों को कितने जीन नियंत्रित करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि 4 जोड़ी जीन
इन 7 जोड़ी लक्षणों को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। जीन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पिछले वाले वीडियो को अभी नहीं देखा है तो आपको ध्यान से देखना है कि मेंडल ने इसी जीन को क्या कहा था, कारक कहा था। और इसकी जीन शब्द देने वाला वैज्ञानिक कौन सा था, जॉनसन था, वही जॉनसन बेबी पाउडर वाला। तो नाम याद हो जाएगा, ज से ज, जॉनसन और जीन। ठीक है, जीन क्या होते हैं, यह आनुवांशिकी की इकाई है और साथ ही साथ में डीएनए का भाग है और इससे उत्परिवर्तन की इकाई भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि मेंडल द्वारा जो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे वह कौन कौन से थे और ऐसे कौन से लक्षणों का उसने चुनाव किया था। तो आपको यह ध्यान देना है, इन 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को याद भी रखना है, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा मेंडल द्वारा चुना हुआ लक्षण नहीं था। तो आपको वो भी ध्यान रखना है, ये 7 जोड़ी लक्षण महत्वपूर्ण थे। तो ध्यान रखें, 7 जोड़ी लक्षण कौन से थे, इसमें से कौन सा प्रभावी था और कौन सा अप्रभावी। अब ये सारी टर्मिनोलॉजी है मेंडल द्वारा अपनाई गई, प्रभावी अप्रभावी। मैं साथ ही साथ में आपको बताता जाऊंगा, जैसे जैसे हम चैप्टर को आगे पढ़ते जाएंगे हमें समझ में आता रहेगा कि किस प्रकार से जो लक्षण हैं प्रभावी हैं अप्रभावी हैं, क्योंकि इसके शब्दों की क्लिष्टता बहुत ज़्यादा है। बाकी इसको समझना बहुत आसान है, आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आप जल्द ही इन सारे बहुत से ऐसे ऐसे शब्द आ रहे हैं, इन शब्दों को आराम से समझ पाएंगे। अब जो मेंडल द्वारा 7 जोड़ी लक्षण लिए गए थे वो 7 जोड़ी लक्षण कौन कौन से थे। पहले लक्षण की बात कर रहा हूँ, आपको यदि किसी पौधे को आपने देखा है तो पौधे को याद करें और उसके भागों को देखने का प्रयास करें। जैसे जैसे मैं आपको लक्षण बता रहा हूँ उन लक्षणों को याद करने का प्रयास करें। सबसे पहले आप किसी पौधे को देखते हैं तो कैसा पता चलता है कि पौधा कैसा है, पौधे की लंबाई कितनी है। तो मेंडल ने सबसे पहले क्या लिया कि पौधा लंबा है या बौना है। तो प्रभावी लक्षण कौन सा हो जाएगा, लंबा। अप्रभावी कौन सा हो जाएगा, बौना। पौधे को देखा है आपने तो आपको देखते ही पहले क्या नजर आता है कि पौधा लंबा है या बौना है। उसके बाद में यदि हम देखते हैं तो उसके अंतर्गत देखते हैं पुष्प को, उस पौधे के ऊपर कोई पुष्प लगा हुआ है या नहीं। तो पुष्प की स्थिति, पुष्प कहाँ पर लगा हुआ है, पुष्प कहाँ पर लगा हुआ है मतलब किसी टहनी का भाग होगा, उसकी पत्ती निकलेगी, उसी पत्ती के पास में आपको एक पुष्प नजर आता है। तो ये पुष्प हो गया। तो पुष्प एक तो ऐसे टहनी निकल के फिर निकलता है, बीच में से देखना आप हल्की सी एक लाइन जैसा बाहर निकलेगा, और एक बिल्कुल जो पुष्प होता है पत्ती निकली उसी पत्ती के जस्ट पास में ही वहां पर ही पुष्प निकल जाता है। तो 2 प्रकार से, यदि वह बिल्कुल पास में निकल रहा है, पत्ती के तने के पुष्प वृंत के पास में निकल रहा है, तब हम उसे क्या बोलेंगे, कक्षत। और यदि वह छोटा सा टहनी के रूप में आगे निकल के फिर उसके ऊपर पुष्प निकल रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, अग्रस्त, यानी आगे निकल गया। ठीक है, तीसरा लक्षण देखते हैं, पुष्प की स्थिति देखिए, आगे देख रहे हैं पुष्प का रंग, कलर कैसा है पुष्प का। ध्यान से समझना, पुष्प जो किसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, उद्यान मटर के अंदर कैसा पुष्प होता है, यदि वह प्रभावी होगा तो वह कैसा होगा, बैंगनी रंग का, और अप्रभावी होगा तो वह कैसा होगा, सफेद रंग का। काफी जने बैंगनी रंग को लाल रंग बता देते हैं, कई बार किताबों में गलत या गाइडों में गलत छपा हुआ है, यहाँ विशेष तौर से ध्यान रखना। प्रभावी लक्षण पुष्प का कौन सा है, बैंगनी है, अप्रभावी कौन सा है, सफेद है। तो आपको ध्यान रखना है। आगे हमने पौधे की लंबाई देखी, पुष्प की स्थिति देखी, पुष्प का रंग देखा। आगे हम देख रहे हैं चौथा लक्षण, पुष्प के बाद में आप उस पुष्प को अंदर देखेंगे तो क्या देखेंगे, बीज, बीज को देखेंगे। तो बीज के अंतर्गत आप देखेंगे कि बीज से पहले जो संरचना बन रही है, बीज से पहले अंदर नहीं जाते हैं, उससे बाहर ही देख लेते हैं फल, फल का आकार देख लेते हैं, फल का आकार। और मटर के अंदर तो क्या बनता है, फल के रूप में हम उसे क्या बोलते हैं, फली बोलते हैं। तो हम क्या बोल लेंगे उसको, फली का आकार। फली का आकार, आपने कभी मटर की फली देखी है तो कैसी दिखाई देगी, एक तो फुली हुई और दूसरी कैसी होगी, संकुचित, बिल्कुल चिपकी हुई सी, दबी हुई सी। तो
तो फूली हुई है तो प्रभावी है, और बिल्कुल संकुचित है तो वह कैसी हो जाएगी, अप्रभावी। पांचवा लक्षण ले रहे हैं, फली का आकार देख लिया, आगे हम देख रहे हैं फली का रंग कैसा है। फली का रंग कैसा रहेगा, तो फली के रंग के अंतर्गत आपने देखा होगा, यदि वह फली का रंग हरा है तो प्रभावी है, यदि वह पीला रंग है तो कैसा हो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं, फल के अंदर बात कर लेते हैं बीज की। तो बीज का आकार, बीज का आकार कैसा, आप उस मटर को बाहर निकालेंगे तो देखेंगे तो बिल्कुल वह कैसा नजर आएगा, गोलाकार। यदि वह प्रभावी लक्षण से उत्पन्न हुआ है तो आपको बीज का आकार कैसा दिखाई देगा, गोलाकार आकृति का दिखाई देगा, और नहीं तो आपको दिखाई देगा जूरीदार। कैसा लक्षण दिखाई देगा, जूरीदार दिखाई देगा। फिर आगे सातवां लक्षण देख लेते हैं बीज के बारे में। तो आगे हम बीज पत्र, बीज पत्र क्या होता है ये समझना। बीज है, बीज के पास में एक छोटा सा आपको बाग नजर आता है, ये वाला। इस बाग के अंतर्गत आपको यहाँ हल्की सी आपको कुछ पत्ती जैसी संरचना नजर आती है, तो वह क्या हो जाता है, बीज का पत्र। तो क्या कह लेंगे हम उसे, बीज पत्र। बीज पत्र का रंग कैसा है, तो यहाँ ध्यान रखना है, प्रभावी है तो पीला रंग होगा, और यदि वह अप्रभावी है तो वह रंग कैसा होगा, हरा रंग होगा। अब यहाँ से समझना सारी बातों को याद कैसे करना है। सबसे पहले पौधे की लंबाई देखिए, उसके बाद में उसकी स्थिति देखिए। दो भाग लेना है, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, फली का आकार, फली का रंग, बीज का आकार, बीज पत्र का रंग। तो ये सारी की सारी चीजें आगे से आगे कंटिन्यू। फिर महत्वपूर्ण क्या है, एक तो ये बैंगनी रंग प्रभावी है, इधर सफेद रंग। फिर याद रखना, कंफ्यूजन यहाँ होगी, यहाँ हरा रंग आ रहा है, यहाँ हरा रंग आ रहा है, तो यहाँ ध्यान रखना है, फली का जब भी रंग पूछे तब आपको बताना है प्रभावी लक्षण है हरा, और जब बीज पत्र के बारे में आपको पूछे तो प्रभावी कौन सा है, पीला है। ये बहुत अंदरूनी क्वेश्चन है जो काफी बार पूछे जाते हैं। यहाँ से समझना, ये वाला जो हरा रंग है वह कैसा है, अप्रभावी, किसमें, बीज पत्र में, और यहाँ कैसा है, अप्रभावी पीला रंग है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, हमें क्रम से याद करना है। काफी बार किताबों में ऊपर नीचे दे रखा होता है, तो आपको उसको एक क्रम में व्यवस्थित कर लें, साथ साथ में आप चाहें तो लिख सकते हैं, और लिखने के बाद में आप इसको आराम से कंटिन्यू याद कर सकते हैं। तो ये मेंडल की सफलता के कारण में ये भी जुड़ गया कि उसने बिल्कुल अच्छे से ये लिए। अभी प्रभावी और प्रभावी को भी देखेंगे, बहुत सारी चीज़ों को आगे और समझना है, क्योंकि जो मेंडल ने जो प्रयोग किए थे वह प्रयोग मुख्य रूप से कितने रूप में जाना जाता है उन प्रयोगों को, तो आप देखेंगे कि मेंडल द्वारा इन्हीं सारे प्रयोगों को करके उसने 3 नियम दिए। मेंडल के नियम, कितने नियम दिए, तो आपको ध्यान रखना है 3 नियम दिए। पहला नियम कौन सा है, प्रभाविता का नियम। पहला नियम कौन सा है, प्रभाविता का नियम है। दूसरा नियम कौन सा है, तब आपको ध्यान रखना है पृथक्करण का नियम। इसी पृथक्करण के नियम को क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम। तीसरा कौन सा था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब यहाँ से समझना, जो मेंडल द्वारा जो नियम दिए गए थे, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, यह हम किसके द्वारा समझते हैं, तो यह ध्यान रखना है एकल संकर संकरण द्वारा। प्रभाविता के नियम और पृथक्करण के नियम को हम किससे समझते हैं, एकल संकरण संकरण के द्वारा, जबकि स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को हम समझते हैं द्विसंकर संकरण। अब हम जैसे ही एकल संकरण संकरण को पढ़ेंगे तो
तो हम 2 नियम को कंप्लीट कर लेंगे, और जैसे ही हम द्विसंकर संकरण को पढ़ेंगे तो हम स्वतंत्र अपव्यवहन के नियम को कंप्लीट कर लेंगे। तो कैसे उसने प्रयोग किया था, क्योंकि गणितीय विधि के द्वारा वह बहुत क्लिष्ट था, उस समय के वैज्ञानिक इनको समझ भी नहीं पा रहे थे। और आज हम इसको आराम से समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम एकल संकरण संकरण और द्विसंकरण संकरण के द्वारा प्रभाविता का नियम, पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम या स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम, इनको हम आराम से पढ़ लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि समझने वाली विज्ञान में चीज़ अब शुरू हो रही है, तो आप ध्यान से देखना कि कैसे हम इसको समझना है। सबसे पहले मैं कर रहा हूँ एकल संकर संकरण। एकल संकर संकरण, एकल संकरण संकरण के अंतर्गत नाम से पता चलेगा एकल, और क्या करवाना है, संकर, और किसके द्वारा, संकरण के द्वारा। तो क्या होगा, तो इसके अंदर एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर के मेंडल ने प्रयोग किया। अब हमेशा लक्षण किस रूप में लेंगे, जोड़ी के रूप में लेंगे, और कैसे लेंगे, विपर्यासी लक्षण एक दूसरे से विपरीत। जैसे मैं एक लक्षण ले लूं लंबा, दूसरा लक्षण ले लूं बोना। जैसे हमने अभी बात की थी, ये कैसा था, प्रभावी, और ये कैसा था, अप्रभावी। अब हम लक्षण को मेंडल ने लंबे गुण को कैपिटल टी से दर्शाया, जबकि बोने गुण को उसने स्मॉल टी के द्वारा दर्शाया। अब ये युग्मक क्या करेंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इससे क्या बनेंगे, ये युग्मक बनेंगे। इन्हें हम क्या बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं। यहाँ पर भी बन जाएंगे अलग अलग। और इन दोनों के मध्य होगा क्या, तो ध्यान रखना है, ये लंबा है और ये बोना है, तो स्वपरागण नहीं हो सकता। यहाँ क्या होगा, पर परागण होगा। जब लक्षण विपरीत हो गए, विपर्यासी हो गए, तो क्या होगा, इन दोनों के मध्य में पर परागण होगा। और अब क्या करवा रहे हैं हम, क्रॉस करवा रहे हैं। क्रॉस समझना, इसका गुणा करवाना है इन दोनों के साथ में। ये देखो, इसको मैंने इसके साथ जोड़ा कैपिटल टी, और क्या आ गया, स्मॉल टी। कैपिटल टी यहाँ से, स्मॉल टी यहाँ से, फिर इसको यहाँ से जोड़ रहे हैं, कैपिटल टी यहाँ से, स्मॉल टी यहाँ से। अब इसका गुणा इन दोनों के साथ करवाते हैं, क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और साथ में ये और ये कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये जो पीडी आएगी इसे क्या बोलेंगे हम, F1 पीडी। और हमें कितने, 4 अलग अलग प्राप्त हुए। इसमें जो गुण हैं वह कैसा, कैपिटल टी और स्मॉल टी का सभी एक ही प्रकार के हैं। तो ये गुण कौन सा हो गया, लंबा गुण हो गया। अब पौधा जो दिखने में उसने मेंडल ने संकरण करवाने के बाद में भी, पर परागण करवाने के बाद में भी F1 पीडी में उसे पौधे देखने में सारे वैसे के वैसे ही लगे, लंबे पौधे ही लगे, लेकिन एक गुण अभी भी अंदर छुपा हुआ है। तो यहाँ हम कह देंगे कि जो ये पौधा लंबा उत्पन्न हुआ, तो मतलब ये कैपिटल टी वाला कैसा था, प्रभावी। तो हम प्रभावी को शब्द को समझें कि जो लक्षण F1 पीडी में, जो लक्षण F1 पीडी में अपना प्रभाव दिखाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रभावी लक्षण। जो गुण F1 पीडी के अंदर अपना लक्षण नहीं दिखा पाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, अप्रभावी लक्षण। समझ में आ गया, शब्द प्रभावी क्या है और अप्रभावी क्या है। यहाँ पर अपना लक्षण नहीं दिखा रहा है तो अप्रभावी, यहाँ लक्षण दिखा रहा है तो वह क्या हो जाएगा, प्रभावी। अब इसको बोला क्या जाता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी को, तो यहाँ ध्यान रखना, इसको कहते हैं हम विषम युग्मजी। विषम युग्मजी, विषम युग्मजी का मतलब हो गया दो अलग अलग लक्षण है, तो क्या हो गया, विषम युग्मजी। और ये पौधा कैसा है, संकर पौधा है, तो इसे क्या बोलेंगे, संकर लंबे पौधे। कैसे पौधे प्राप्त हुए, संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब यहां तक जो हम कर रहे हैं F1 पीडी निकाल रहे हैं, इसी F1 पीडी तक जो हम प्रयोग कर रहे हैं इसे ही क्या बोला जाता है, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या है, तो ध्यान से समझना।
जब मेंडल द्वारा एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण को लेकर के लंबे व बौने पौधे के मध्य संकरण करवाया तो उत्पन्न होने वाली F1 पीढ़ी में सभी पौधे संकर लंबे प्राप्त हुए, अर्थात विषम युग्मजीय प्रकार के प्राप्त हुए, अर्थात प्रभावी का लक्षण प्रकट हुआ। इसीलिए हम इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। नाम से पता चलेगा प्रभाविता F1 पीढ़ी में अपना जो लक्षण है वह क्या कर रहा है, अपना प्रभाव दिखा रहा है, तो इसे हम क्या कह देंगे, प्रभाविता का नियम कह देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया प्रभाविता का नियम क्या था। तो इस प्रकार से ये देखना संकरण जो मैं करवा रहा हूँ आपके आगे भी काम आएगा। आप चाहे ब्लड ग्रुप को समझना चाहेंगे, चाहे आप दूसरे प्रकार की जो बीमारियां होती है, हीमोफीलिया रोग है, वर्णाता रोग है, वहां आपको क्रॉस करवाना सीखना ही पड़ेगा। इसका आगे चेकर बोर्ड के द्वारा भी हम इसको समझ सकते हैं। चेकर बोर्ड भी मैं आपको बता करके बता सकता हूं कि कैसे इसको हम क्रॉस करवा सकते हैं। चेकर बोर्ड बनाने के लिए आपको क्या करना है, ऐसा कैसा ही प्रयोग है। जब आपको क्या करना है, एक तरफ तो क्या लिख देना कैपिटल टी और एक तरफ क्या लिख देना स्मॉल टी और स्मॉल टी। इन दोनों को दर्शाने के लिए एक तरफ नर और एक तरफ मादा, ठीक है। इसका और इसका क्रॉस करवाएंगे, क्या आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका और इसका कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसको और इसको कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका और इसका कैपिटल टी और स्मॉल टी। यही किए आए 4 जो हमें प्राप्त हुए। तो ये चेकर बोर्ड के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। पुनेट नामक वैज्ञानिक था, इसको कभी कभी मुन्नेट भी नाम आता है लिखा हुआ और पुनेट भी आता है। तो ये उन्होंने वैज्ञानिक ने दिया था इस चेकर बोर्ड को, क्योंकि इसको समझना में थोड़ी समस्या हो रही थी, बार बार बहुत ज़्यादा क्रॉस हो रहे थे तो समझ नहीं पा रहे थे। तो फिर आगे जा कर के वैज्ञानिक ने इसको सरल बनाने के लिए चेकर बोर्ड भी बना दिया था। अब हमने एकल संकरण के द्वारा प्रभाविता के नियम को समझ लिया, यानी F1 पीढ़ी में अपने क्या उत्पन्न हुए, सभी संकर लंबे प्राप्त हुए। इन्हीं संकर लंबे को आगे चल कर के वापस से F2 पीढ़ी प्राप्त की गई। कौन सी पीढ़ी प्राप्त की, F2। क्या उत्पन्न हुए थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक और क्या था, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इनके मध्य क्या करवाएगा मेडल, स्वयं परागण करवाएगा, कुछ भी नहीं करेगा, स्वयं अपने आप पौधों को उगने देगा और फिर देखेगा कि जो पौधे उत्पन्न हुए हैं वो कैसे। अब ये दोनों अलग अलग होंगे, युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, दोनों बन गए। अब हम देख रहे हैं इसका क्रॉस इसके साथ में क्या बना, कैपिटल टी कैपिटल टी, इसका इसके साथ में क्या बना, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसका इसके साथ में कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका इसके साथ में क्या बना, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये कौन सी हो गई, F2 पीढ़ी हो गई। अब देखो ये कैसा आया, शुद्ध लंबा। ये दो कैसे हैं, संकर लंबे। ये कैसा है, शुद्ध बोना। अब आप समझ गए होंगे कि सारे लक्षण क्या हुए, अलग अलग हो गए। पहले हमें सारे चारों पौधे ऐसे ही मिले थे, अब क्या हो गया, उसमें से एक पौधा बिल्कुल लंबा हो गया, 2 पौधे विषम युग्मजीय प्रकार के हो गए और एक पौधा शुद्ध बोना भी हो गया। अब ये मेंडल के लिए थोड़ा आश्चर्यजनक हुआ और यहाँ से उसने F2 पीढ़ी से, याद रखना जो हम आगे वाले लक्षण लेंगे कौन कौन से, एक लेंगे हम लक्षणी प्रारूप फिनोटाइप और एक लेंगे हम जीनी प्रारूप। तो लक्षणी प्रारूप और जीनी प्रारूप कहाँ से लिए जाते हैं, F2 पीढ़ी से लिए जाते हैं। F2 पीढ़ी के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि अब हम इसको निकालते कैसे हैं, लक्षणी प्रारूप को कैसे निकाला जाता है, जीनी प्रारूप को कैसे निकाला जाता है। ये पौधा कैसा है, लंबा है, ये पौधा भी कैसा है, लंबा है और ये पौधा भी कैसा है, लंबा है। देखने में चाहे हम ये संकर लंबे भी हैं, लेकिन है क्या, ये तीनों लंबे ही हैं। तो इसे हम क्या कह देंगे, 3 लंबे और एक कैसा पौधा है, बोना है। ये लक्षणी प्रारूप कहाँ से देखना, हमें पौधे के बाहरी संरचना से देखना है कि बाहर से ये पौधे कैसे नजर आ रहे हैं। 3 तो लंबे नजर आ रहे हैं, एक बौना नजर आ रहा है। अब हम जीनी प्रारूप निकाले। जीनी प्रारूप कैसे निकालेंगे, इसकी आंतरिक संरचना देखेंगे। अंदर वाली संरचना में कैपिटल टी और कैपिटल टी कैसा है, बिल्कुल अकेला ही है, इसके जैसा और कहीं पे है क्या, नहीं है। फिर हम बात कर लेते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी की।
ये कैसे हैं? 2 हैं। इसके जैसे और कहीं हैं क्या? नहीं है, 2 हो गए। फिर एक शुद्ध बोलना, वो भी 1 है। तो क्या हो गया? लक्षणीय अनुपात जब भी आपको पूछे तो कितना आएगा? 3:1 आएगा। और जीनी प्रारूप जब भी पूछे तब आपका आएगा 1:2:1 आएगा। तब आप समझ ले कि लक्षणीय प्रारूप एकल संकरण संकरण में लक्षणीय अनुपात क्या होता है? तो 3:1। एकल संकरण संकरण के अंतर जीनी प्रारूप कितना होता है? 1:2:1 होता है। आगे समझ में? तो यहां से हमें वापस से समझना है, क्योंकि यहां F2PD आते ही हमारा कौन सा हो जाएगा? पृथक्करण का नियम। कौन सा नियम? पृथक्करण का नियम। अभी हमने प्रभाविता का नियम देखा, उसी को आगे बढ़ाया। उसी को आगे बढ़ाते ही हमने स्वयं परागण करवाया। स्वयं परागण के अंदर अपना F21PD आते ही कौन सी हो गया? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम कहेंगे किसे? तो ध्यान रखना है, जब F1PD के लेकर के उनके मध्य स्वयं परागण करवाया जाता है तो यहां उत्पन्न युग्मक पृथक पृथक हो जाते हैं, सब अलग अलग हो जाते हैं और F2PD में सभी अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम समझ में आया कि सारे युग्मक अलग अलग हो जाएंगे और F2PD में अपना सभी प्रभाव दिखाएंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? कि यह पृथक्करण का नियम है। अब अपना बच गया है कौन सा? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अंतर्गत हमें कौन से लक्षण लेने पड़ेंगे? कितने? तो आपको समझना यहां से है। दूसरा कौन सा? द्विसंकर संकरण। और इसी को क्या बोलते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। द्विसंकर और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, दोनों को हम साथ में ही समझना है। द्विसंकरण का मतलब क्या हो गया? 2 जोड़ी विपर्यासीय लक्षण। दो जोड़ी विपर्यासीय लक्षणों को किया गया क्रॉस क्या कहलाएगा? द्विसंकर संकरण और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें क्या होता है कि मेंडल कितने जोड़ी लक्षण लेगा? 2 जोड़ी। 2 जोड़ी कौन कौन से ले रहा है? तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला लक्षण लेगा पीला व गोल बीज, और दूसरा लक्षण कौन सा लेगा? पीला हो गया, दूसरा कौन सा हो जाएगा? हरा व गोल हो गया, तो दूसरा जूरीदार बीज। कितने लक्षण हो गए? 2, पीला और गोल या हरा और जूरीदार। पीले के लिए हम क्या बोलेंगे? येलो कैपिटल लेटर में, और गोल के लिए राउंड कैपिटल R के रूप में। यहाँ हमने कैपिटल लिखा है, इसी को आगे हमें क्या लिखना है? स्मॉल लेटर के अंतर्गत। तो स्मॉल y, स्मॉल y, स्मॉल r, स्मॉल r। यहाँ क्या होगा? दोनों अलग अलग हैं, क्या होगा? पर परागण होगा। क्या होगा? पर परागण होगा। और अब ये युग्मक जैसे ही F1PD बनेगी, F1PD में आपको डायरेक्टली बता देता हूँ क्या बनने वाली है F1PD के अंदर। यहाँ से एक कैपिटल आएगा, यहाँ से एक स्मॉल आएगा, कैपिटल Y, स्मॉल y। यहाँ से एक कैपिटल R आएगा और यहाँ से एक स्मॉल r आएगा। आया समझ में? तो ये कौन सी आ गई अपने पास में? F1PD आ गई। F1PD को लेकर के मेंडल ने क्या किया कि वापस से इसके मध्य क्या करवाएगा? अब वह स्वयं परागण करवाएगा। स्वयं परागण के लिए कितने युग्मक बनेंगे ध्यान रखना है। तो वापस से यहाँ युग्मक बनाने हैं। युग्मक कैसे बनाने ये समझना। कैपिटल Y, स्मॉल y। आगे क्या है? कैपिटल R, स्मॉल r। यहाँ क्या? कैपिटल R, स्मॉल r। इन दोनों का गुणा आगे लिख देंगे। कैपिटल Y का गुणा हम R से करवाएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल Y R। कैपिटल Y का गुणा स्मॉल r से करवाएंगे, कैपिटल R, स्मॉल r। स्मॉल y का गुणा कैपिटल R से करवाएंगे, स्मॉल y, कैपिटल R।
इसका स्मॉल y का गुणा स्मॉल r से स्मॉल y और स्मॉल r। देखिए 4 युग्मक बन गए। अब इसी चारों युग्मक को आगे हम समझने के लिए क्या बनाएंगे, चेकर बोर्ड बनाएंगे। यहाँ तक वापस समझ गए तो नहीं देखना, 2 जोड़ी विपर्यासीय लक्षण लिए हैं, पीला और गोल बीज और हरा और जुरीदार बीज, और हमने F1PD प्राप्त किया और ये 4 युग्मक हमने बना है। किसको समझने के लिए, द्विसंकर संकरण को समझने के लिए। द्विसंकरण को समझने के लिए आगे हम चेकर बोर्ड बना लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था किस प्रकार से चेकर बोर्ड द्वारा हम आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, चेकर बोर्ड बनाते हैं। चेकर बोर्ड के लिए 4 युग्मक हैं, तो 4 युग्मक को बना देते हैं। आपको लाइनें खींच देनी है और इन पे क्या लिखने हैं, हमें युग्मक लिखने हैं। देखते हैं, एक तरफ हम क्या लिखेंगे, नर युग्मक, और एक तरफ क्या लिखेंगे, मादा युग्मक। कोई भी लिख सकता है किसी भी तरफ से। यहाँ हमारे पास क्या है, कैपिटल Y कैपिटल R, यहाँ क्या है, कैपिटल Y स्मॉल r, फिर क्या है स्मॉल y कैपिटल R, फिर क्या है स्मॉल y स्मॉल r। इन्हीं चारों लक्षणों को हम यहाँ वापस लिखेंगे। कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R, स्मॉल y स्मॉल r। आगे अब इनके मध्य क्या करवाना, हमें संकरण करवाना, इसका गुणा इसके साथ करवाना, तब ये कोष्टक भरेगा। यहाँ देखें, कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R, यहाँ देखें कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r, फिर अगला देखें कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R कैपिटल R, फिर यहाँ क्या आएगा कैपिटल Y स्मॉल y, फिर क्या है कैपिटल R स्मॉल r, फिर ये वाला कॉलम बढ़ता है, इन दोनों का गुणा होगा जो यहाँ आएगा। कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल r, फिर इन दोनों का गुणा कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, फिर आगे इन दोनों का कैपिटल Y स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल r, फिर यहाँ इन दोनों का कैपिटल Y और यहाँ पर भी कैपिटल Y कैपिटल R, और यहाँ देखें कैपिटल Y स्मॉल y, और यहाँ क्या हो जाएगा कैपिटल R और कैपिटल R, फिर इन दोनों का कैपिटल Y स्मॉल y, फिर क्या आ जाएगा कैपिटल R स्मॉल r। फिर आगे देखें, इस कॉलम को बढ़ने के लिए इन दोनों से गुणा करवाना पड़ेगा, तब क्या आएगा स्मॉल y है स्मॉल y, फिर कैपिटल R कैपिटल R, फिर आगे देखिए यहाँ से कैपिटल Y, यहाँ से स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y, यहाँ से कैपिटल R, यहाँ से स्मॉल r, यहाँ वापस देखना कैपिटल Y है स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y, यहाँ से कैपिटल R और स्मॉल r, यहाँ से कैपिटल Y स्मॉल y, यहाँ से स्मॉल r, यहाँ से देखें स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, यहाँ पर क्या है दोनों स्मॉल है, स्मॉल y स्मॉल r और स्मॉल r। देखिए इस प्रकार से हमें चेकर बोर्ड को कंप्लीट करना है। चेकर बोर्ड देने वाला वैज्ञानिक कौन सा था, मुनेट या पुनेट के नाम से आपकी किताबों में देखने को मिलता है। आगे हम इसका, क्योंकि हमने ये कौन सी पीढ़ी प्राप्त की है, F2 पीढ़ी प्राप्त की। ये कौन सी पीढ़ी थी, यह जो चेकर बोर्ड बनी है F2 पीढ़ी। अब F2 पीढ़ी आ गई है, तो F2 पीढ़ी में हम क्या निकालेंगे, लक्षणी प्रारूप और जीनी प्रारूप। लक्षणी प्रारूप और जीनी प्रारूप कितना होता है डायरेक्टली याद रख ले, इसमें से निकालना थोड़ा काफ़ी दुविधाजनक रहता है क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण रहते हैं। तो यहाँ पर सीधा ध्यान रखना है 9:3:3:1, ये क्या रहता है लक्षण अनुपात, यानी बाहर से दिखाई देने पर। जीनी अनुपात क्या रहता है, जीनोटाइप क्या रहता है, तो आपको संख्या याद रखनी है 122, 412, 121। सबके बीच में क्या लगा देना है, अनुपात लगा देना है।
तो ए कितनी बार आएगा, तो ध्यान रखना है 1 बार, 2, 3 और 4 बार आया 1। 2 कितनी बार आएगा, 1, 2, 3 और 4 बार आएगा 2, और बीच में 4। तो वापस चेक भी कर सकते हैं कि वापस सही हुआ या नहीं। तो आपको लक्षणीय अनुप्रारूप ध्यान रखना है 9:3:3:1, और जीनी प्रारूप ध्यान रखना है 122, 412, 121। परीक्षा में आपको ये ऊपर नीचे भी दे रखे हो सकते हैं, तो भी आपको ध्यान रखना है कि 1 को देखना है कि 4 बार आना चाहिए, 2 भी 4 बार आना चाहिए, और 4 1 आना चाहिए, तब आपका यह जीनी प्रारूप बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एकल संकरण भी समझा और द्विसंकरण संकरण भी समझा। द्विसंकरण संकरण से स्वतंत्र अपव्ययन के नियम को समझा जा सकता है। इस प्रकार मेंडल ने 2 प्रकार के संकरण करवाए, और दोनों के द्वारा 3 नियम दिए गए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा, आपने इसको अच्छे से समझ लिया है, और बार बार इसको प्रयास करना है, एक बार नहीं 2-3 बार इस वीडियो को जब भी समय मिले आपको वापस से देखना है, ताकि आप इस संकरण को करना सीख सकें। क्योंकि प्रभाविता के नियम और पृथक्करण के नियम से F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी तक के जो आपने क्रॉस किए हैं, उन क्रॉस को आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि यही वापस से रक्त समूह निकालने में, वापस वर्णांधता है, हीमोफीलिया रोग है, वहाँ पे भी आपको वापस से यही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एक बार आपने यदि ऐसे निकालना सीख लिया, तो आगे इससे संबंध में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत आसानी होगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह जरूर समझ में आया होगा, और अभी भी समझ में नहीं आया है तो आपस से इसको वीडियो जब भी समय मिले और देखना, आप इन सारी चीज़ों को आराम से समझ पाएंगे। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, और बहुत अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।